नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं किरण हुड्डा आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपने चैनल पर आपके लिए साइकोलॉजी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने उनको लिए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी करे लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ये जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो हर एक एग्ज़ाम जैसे कि सीटेट, एचटेट, आरटेट, केवीएस, डीएसएसबी और एपीएस, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, किसी के लिए भी आप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन सब में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, तो आप ज़रूर इनको क्या करें, सोल्व करके देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो ये DSSB का क्वेश्चन है, जो कि पीआरटी के पेपर में आया था। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा है, माइक्रो टीचिंग वॉज इन्वेंटेड बाय। माइक्रो टीचिंग को किसने इन्वेंट किया था? फर्स्ट ऑप्शन है लियो लॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन है रीड हेस्टिंग्स, थर्ड ऑप्शन है स्टीव सैम्पसन, फोर्थ ऑप्शन है डुआइट एलन। सो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डुआइट एलन। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन में आया है माइक्रो टीचिंग। हम जान लेते हैं माइक्रो टीचिंग क्या होती है और माइक्रो टीचिंग से हम मतलब साइकोलॉजी में उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि तो क्या होता है माइक्रो टीचिंग में, जिसमें विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण द्वारा हम कर सकते हैं। मीन्स अलग अलग जो टीचिंग के स्किल्स हैं उनका हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि छात्र अध्यापक विद्यालय में जाकर विवेकपूर्ण शिक्षण कर सकें। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का कार्य शिक्षा की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण करके अध्यापन को सफल बनाना है। इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग है उसमें जो शिक्षा की जो जटिल प्रक्रिया है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, जिससे कि जो हम टीचिंग कर रहे हैं वो हमारी सफल हो सके, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है या हमारा मेन गोल था वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज गिवन बाय। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोहलर, गार्डनर, पियाजे, पेवलोव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, गार्डनर। तो चलिए, अब इस थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आई है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो इस थ्योरी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। ये क्या होती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? सो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रेफर्स to a theory which describe the different ways in which students learn and acquire information। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में क्या होता है कि इस थ्योरी में अलग अलग तरीके क्या होते हैं, डिस्क्राइब किए जाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स लर्न और क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं अलग अलग तरीकों से। तो जो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसमें हम वर्ड्स का, नंबर्स का, पिक्चर्स का, म्यूजिक का और इम्पोर्टेंट सोशल इंटरेक्शंस, इन सब का यूज़ करके क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसमें अब क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर के द्वारा दी गई थी। तो उन्होंने क्या बताया था कि इस हम 8 तरीके से, उन्होंने 8 टाइप्स दिए थे इंटेलिजेंस के, कि हम किस किस तरीके से सीख सकते हैं। वो 8 टाइप्स हैं, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, विजुअल, म्यूजिकल एंड काइनेस्थेटिक। तो ये 8 पार्ट्स थे। अब इनके बारे में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के जो ये गार्डनर ने दिए थे वो 8 टाइप्स हैं। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब मैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय। ह्यूरिस्टिक मेथड है जो टीचिंग का, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? चार ऑप्शंस हैं, डेंकर, आर्मस्ट्रॉन्ग, हर्बर्ट स्पेंसर, मोनेरो। तो इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ह्यूरिस्टिक मेथड वॉज गिवन बाय आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे बात हुई है ह्यूरिस्टिक मेथड की। ह्यूरिस्टिक मेथड को हम अन्वेषण या खोज विधि भी बोलते हैं। इस विधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये विधि क्या होती है।
सो ह्यूरिस्टिक मेथड को हम अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं। सो अन्वेषण जो विधि है या ह्यूरिस्टिक मेथड है, उसकी खोज आर्मस्ट्रॉन्ग ने 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने के लिए की थी। और ह्यूरिस्टिक एक यूनानी शब्द है और यूनानी भाषा में इसका तात्पर्य होता है कि मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस विधि में स्वयं खोज करके अपने आप सीखने की विधि है यह। मतलब कि इस विधि में क्या है, हम खुद उस चीज़ के बारे में, जो भी हमें प्रॉब्लम है उस चीज़ के बारे में हम खुद स्वयं क्या करते हैं, सर्च करते हैं, खोज करते हैं और उससे फिर हम सीखते हैं। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि इस विधि में अध्यापक को किसी भी विषय वस्तु की व्याख्या उसी प्रकार करता है जिस प्रकार व्याख्या विधि में करता है, अर्थात बिल्कुल सीधे साधे ढंग से बात को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी.एफ. स्किनर इज एसोसिएटेड विद। बी.एफ. स्किनर इनमें से किस थ्योरी के साथ एसोसिएट हैं? तो ऑप्शन है गेस्टाल्ट थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपेरेंट कंडीशनिंग, डी इज नन ऑफ द अबोव। सो राइट आंसर हमारा होगा सी, ऑपेरेंट कंडीशनिंग। तो बी.एफ. स्किनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑपेरेंट कंडीशनिंग या फिर हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। तो चलिए यहाँ पर बी.एफ. स्किनर की बात हुई है तो बी.एफ. स्किनर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो बी.एफ. स्किनर थे वो 20वीं सदी के पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी थे और वी कैन से ह्यूमन फंडामेंटलिस्ट बिहेवियरिस्ट वो थे। पहले थे कौन सी शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के। तो स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, किसमें? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी पुस्तक थी? स्किनर की। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन आ भी सकता है कि टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी बुक है? तो हम बोल सकते हैं स्किनर की। तो स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन शब्द दिए हैं। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था? चूहे पर और कबूतर पर। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए सफ़ेद चूहों का प्रयोग किया था। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए इन्होंने सफ़ेद चूहे का प्रयोग किया था और एक बॉक्स बनाया था। तो इस थ्योरी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा की डाल्टन प्रणाली डैश द्वारा विकसित की गई। तो शिक्षा की जो डाल्टन प्रणाली है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन है मारिया मोंटेसरी, जॉन डेवे, नेक्स्ट इज हेलेन पार्खर्स्ट एंड डी इज टी रोमोंट। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, हेलन पार्खर्स्ट। तो शिक्षा की जो डाल्टन पद्धति है या प्रणाली है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? हेलन पार्खर्स्ट के द्वारा। अब यहाँ पे बात डाल्टन प्रणाली की हो रही है तो चलिए हम थोड़ा सा डाल्टन प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। डाल्टन प्रयोगशाला योजना या डाल्टन योजना या डाल्टन प्लान शिक्षण का एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिका की शिक्षा शास्त्रिणी कुमारी हेलन पार्खर्स्ट ने आरंभ किया था। 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्रिणी कुमारी हेलन पार्खर्स्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई थी। यह योजना उनके मन में पहले से ही थी, परंतु उसका वास्तविक प्रयोग उन्होंने 1912 से 1915 के बीच में किया था। ओके, तो अब इसमें क्या था, इस प्रयोगशाला के दो मुख्य सिद्धांत थे। जो पहला सिद्धांत था वो क्या था कि बच्चों को है ना स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनको जिस विषय को जितनी देर पढ़ना है उतनी देर उनको उसका अध्ययन करने देना चाहिए। और दूसरा था ये था कि जो स्कूल में विभिन्न विषयों के लिए स्पेसिफिक जो हम जैसे पीरियड्स डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पीरियड किसका होगा, सेकंड पीरियड किसका होगा, मैथ का, इंग्लिश का, ऐसे डिवाइड ना करके उनको क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की सुविधा देनी चाहिए। टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत से स्पष्ट है कि ये जो डाल्टन योजना थी कोई नई शिक्षा प्रणाली नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, नए प्रकार की विद्यालय की व्यवस्था थी। इसमें विषय तो वही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है पढ़ाई का ढंग, परिणाम और प्रकार ये सब क्या होता है, भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर आपको इससे गेन हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए नॉलेज टाइप प्रपोज्ड बाय पियाजे। पियाजे के द्वारा इनमें से कौन सा एक नॉलेज का टाइप नहीं दिया गया था? तो ऑप्शन है फिजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सोशल।
तो इसमें से जो सामाजिकता के बारे में पियाजे ने कुछ नहीं बताया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पियाजे। अच्छा, यहाँ पे बात पियाजे की आई है, तो पियाजे के बारे में हम जान लेते हैं। जो पियाजे थे उन्होंने इनके 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार उससे बनता ही है। तो आगे पढ़ेंगे इसकी पियाजे के 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी टेक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर्स। सो इसमें जो बताया है कि एरिक एरिक्सन थ्योरी में की जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, देखिए यहाँ पे से भी क्वेश्चन बन सकता है कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एरिक एरिक्सन ने दी थी। लेकिन अब उस थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन बना के पूछा इन्होंने कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये जो स्टेज है वो कौन से साल के ड्यूरिंग क्या करती है, टेक प्लेस करती है। तो ऑप्शन है 4 से 5 साल, 5 से 12 साल, 13 से 19 साल, 2 से 4 साल। तो चलिए अब मैं इस थ्योरी को पहले आपको पूरा बता देती हूँ, फिर आपको आंसर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सो ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसको हम बोल सकते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। तो ये सबसे पहले एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इसका जो मेन एम था कि बच्चों में जो व्यक्तिगत पहचान होती है, इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी होती है उस पर था। इसके सिद्धांतों में सामूहिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास को सम्मिलित किया गया था। मतलब कि इसके सिद्धांत में सामूहिक, इमोशनल और इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट को क्या किया गया था, इसने इंक्लूड किया था, इसलिए इसको मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया है। अब इन्होंने जो स्टेजेस दी थी वो टोटल कितनी स्टेजेस थी, इन्होंने 7 स्टेजेस दी थी। सो उन स्टेजेस का नाम है, जो पहली जो स्टेज है उसका नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड स्टेज है वो है ऑटोनोमी वर्सेस सेम, एंड थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड फोर्थ स्टेज है जो है, फोर्थ स्टेज कौन सी है, बहुत ही यही तो है जो पूछ रखी है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, सिक्स्थ स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, एंड सेवंथ स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो अब जो पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका क्वेश्चन फिफ्थ स्टेज तक ही बनता है, और फिफ्थ स्टेज तक ही वो मोर देन इनफ हो जाएगा अगर हम उतना करेंगे फिफ्थ स्टेज तक ही। तो जो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो 0 से 1 साल तक है, कितनी है, 0 to 1 ईयर। कौन सी स्टेज थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड जो स्टेज है ऑटोनोमी वर्सेस सेम या डाउट, वो है 1 से 3 साल तक। तो इसका मतलब हमें तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी पूछ रखा है। सो थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो है 3 से 5 साल तक, 3 से 5 साल तक। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, बचे हैं बी और सी। अब आते हैं फोर्थ स्टेज पर। तो जो फोर्थ स्टेज है वो कौन सी थी हमारी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज होती है 6 से 12 साल तक, या हम बोल सकते हैं 5 से 12 साल तक। तो जो बी है हमारा वो आंसर राइट है यहाँ पे। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी वो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है वो कौन से साल के दौरान टेक प्लेस करती है, 5 से 12 साल के दौरान। और जो अब मैं बता देती हूँ, जो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन था वो किस ईयर में टेक प्लेस करता है, तो वो हो जाएगा हमारा 13 to 19। एंड नेक्स्ट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 20 to 30, एंड जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन टेक प्लेस इन 40 to 50 ईयर्स। ओके, तो अब इस थ्योरी की कंप्लीट डिटेल हम एक स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसका आपको ओवरव्यू दिया है कि एरिक एरिक्सन ने टोटल 7 स्टेजेस दी थी और उनके नाम बताए हैं। अब इन थ्योरीज और एज क्राइटेरिया बताया है कि किस स्टेज पे किस एज कौन सी स्टेज किस एज के दौरान टेक प्लेस करती है। अब इस थ्योरी के बारे में कंप्लीट डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट एक स्पेशल वीडियो में। नेक्स्ट, type of reinforcement which produces the slowest rate of extinction is। तो इसमें क्या है ये पूछा गया है कि रीइंफोर्समेंट का कौन सा टाइप है जिसमें जो एक्सटिंक्शन का रेट है वो स्लो होता है। तो अब इसमें देखिए
एक्सटेंशन यहाँ पे किस चीज़ का एक्सटेंशन हो रहा है? लर्निंग का, मीन्स सीखने का। तो कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें कि जो हमारा जो सीखा हुआ है उसका एक्सटिंक्ट होने का जो रेट है वो स्लो हो? तो ऑप्शंस हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, फिक्स बी है फिक्स्ड रेशियो इन्फोर्समेंट, एंड सी इज फिक्स्ड इंटरवल इन रीइंफोर्समेंट, एंड डी इज वेरिएबल रेशियो इन्फोर्समेंट। तो अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही बता देंगे। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, चलिए आपको बताती हूँ। सो रीइंफोर्समेंट कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है उसे हम पुनर्बलन बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पुनर्बलन। तो जो पुनर्बलन होता है वो दो टाइप का होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन दोनों में क्या होता है, हमारा व्यवहार बढ़ाया जाता है, दोनों हमारी भलाई के लिए होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमें क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई अगर हमारी प्रेज करता है, कोई हम अच्छा काम करते हैं उसके लिए हमारी प्रेज करता है, तो वो क्या हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है और वो एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेगी वो प्रेज। लेकिन नेगेटिव इन्फोर्समेंट, जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको सीट बेल्ट लगानी कंपलसरी है, तो वो क्या है, अगर आप लगाना नहीं चाहे फिर भी आपको लगानी पड़ेगी वो, तो वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। लेकिन है दोनों हमारी ही भलाई के लिए। तो अब क्या है, हमें कॉन्टिन्यूस री, बच्चे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। आप जैसे कि मैथ में आपने एक क्वेश्चन करने के लिए दिया और एक क्वेश्चन बच्चे ने ठीक करके दिखाया, आपने रीइंफोर्समेंट दिया, कोई प्राइज दिया, सेकंड क्वेश्चन दिया, सेकंड ठीक करके दिखाया, फिर आपने दिया, ऐसे कॉन्टिन्यूस देते रहेंगे। नेक्स्ट इज फिक्स रेशियो। तो फिक्स रेशियो में क्या होता है, जैसे आपने फिक्स कर दिया कि भाई दो क्वेश्चन करके दिखाए या पांच क्वेश्चन करके दिखाए, एक बार प्राइज दिया, फिर पांच करके दिखाए, ऐसे। लेकिन फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है कि 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद फिक्स कर लेंगे। लेकिन वेरिएबल में क्या हुआ कि आपने जब जहां आपको ज़रूरत लगी कि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, वहां पे आपने बच्चे को रीइंफोर्स किया। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा कि हम अगर वेरिएबल रेशियो इन्फोर्समेंट देते हैं तो क्या होगा, जो हमारा एक्सटिंक्शन का रेट है वो स्लो होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट भी ठीक नहीं है, फिक्स्ड रेशियो पे भी ठीक नहीं है, फिक्स्ड इंटरवल पे भी ठीक नहीं है, तो वेरिएबल रेशियो इन्फोर्समेंट बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जर्नली बिगिंस इन। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखिए, अब ये जो चारों स्टेजेस हैं ये पियाजे की स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। इसकी पियाजे की स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। तो इसको मैंने याद किया था SPCF से। तो एस से क्या बन जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, पी से बनेगा प्री ऑपरेशनल, सी से बनेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एफ से बनेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो कौन सी स्टेज पे जनरली बिगिंस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, इसको हम हिंदी में याद रखेंगे अमूर्त चिंतन। क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त, मूर्त होती है कोई भी हमारे सामने रखी हुई चीज है तो हम उसको मूर्त बोल सकते हैं, लेकिन अमूर्त कोई भी चीज हमारे सामने है ही नहीं, तो क्या करेंगे? अब जैसे मैंने आपको कोई भी वर्ड बोल दिया और उसके बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं जैसे मैंने बोला ताजमहल आपके सामने नहीं है लेकिन आप फिर भी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो वो क्या है? आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट इज वेयर वर किंडरगार्टन स्कूल्स फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड। तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ पे एस्टेब्लिश करे गए थे? ऑप्शन है USA, UK, जर्मनी, डेनमार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। चलिए अब यहाँ पे बात हुई है किंडरगार्टन स्कूल्स की, तो किंडरगार्टन स्कूल्स के बारे में थोड़ा जान। तो किंडरगार्टन स्कूल थे जो किंडरगार्टन स्कूल्स, वो सबसे पहले फेडरिक फ्रोबल ने, जो कि एक जर्मन एडुकेटर थे, उन्होंने ब्लैंकेनबर्ग जर्मनी में 1837 में ओपन करे थे। अब किंडरगार्टन स्कूल्स को हम अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो ये क्या बोल सकते हैं? इनको हम बालवाड़ी बोल सकते हैं। तो अब जो किंडरगार्टन स्कूल है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। तो छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया है। सो ये था किंडरगार्टन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें सीखने की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन है लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस,
बी ऑप्शन इज लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, सी ऑप्शन इज लर्निंग इज रिटेन थ्रू प्रैक्टिस, एंड डी इज नन ऑफ द अबोव। सो लर्निंग है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल भी है, और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग क्या होती है, रिटेन भी रहती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा डी। तो सो लर्निंग क्या होती है, यहाँ पे वर्ड आया लर्निंग। तो लर्निंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को जब हम सीख लेते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन स्थायी होता है। तो जब परिवर्तन स्थायी हो जाता है तो तब हम बोलते हैं कि लर्निंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति डैश द्वारा सबसे अच्छी तरह परीक्षण की जाती है। ऑप्शंस है कक्षा में मौखिक प्रश्न और उत्तर, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चंस का मानकीकृत परीक्षण, सी है विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। सो यहाँ पे राइटिंग स्किल्स और खुद का एक्सप्रेशन की जो पावर है विद्यार्थी की, उसके बारे में हमें ठीक से क्या करना है, उसका परीक्षण करना है, टेस्ट करना है। तो मौखिक प्रश्न उत्तर से क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, अगर ओरल हम उससे क्वेश्चन आंसर सुनेंगे तो वो अपना खुद को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाएगा। विस्तृत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्तृत मीन्स जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वहाँ पे वो लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा। और वस्तुनिष्ठ होते हैं, मानकीकृत परीक्षण होगा तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी इन दोनों की क्या होगी, वो अच्छी तरह से हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण डैश द्वारा दूर किए जा सकते हैं। जो व्याख्यान विधि है, जो लेक्चर मेथड है, उसकी जो कुछ डीमेरिट्स हैं वो कैसे हम दूर कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हैं व्याख्यान विधि की अवधि को बढ़ाकर, टाइम पीरियड को एक्सटेंड करके, नेक्स्ट इज विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, एक ऑर्गेनाइज वे में हम सब्जेक्ट को अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल, जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बच्चों के सामने हम रखें। और नेक्स्ट है विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। सो इसमें से व्याख्यान की जो टाइम पीरियड है उसको नहीं बढ़ा सकते। सो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, और दृश्य जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका अच्छे से ठीक से प्रयोग करके। फोर्थ इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर टीचर अगर अच्छे से अगर पढ़ा रहा है तो विद्यार्थियों में अनुशासन अपने आप आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। सो सेकंड एंड थर्ड किस में है, बी ऑप्शन में। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग होमवर्क इज इफेक्टिव इन टीचिंग मैथमेटिक्स। मैथ में होमवर्क दिया है वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। ऑप्शन है टू कीप स्टूडेंट्स बिजी एट होम, घर पे उनको बिजी रखना है। दूसरा है कि मैथ के लिए, मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्कूल के दौरान उनको ठीक से समय नहीं मिल पाता, इसलिए घर पे काम दे दिया जाए। सी है कि उनमें सेल्फ स्टडी को प्रमोट करना है, एंड डी इज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा सी। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बच्चों में सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों को स्कूल में सफिशिएंट टाइम ना मिलता हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्टूडेंट्स को घर पे बिजी रखना है, ये भी गलत है। और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना है, ये मतलब इनमें से चारों में से हमें बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन चूज करना था, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, grouping of physical objects into classes based on their characteristics is a feature of। अब कोई भी हमारे पास मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हम ग्रुपिंग में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं क्लासेस के बेस पे। उनको क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिंग कर रहे हैं दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स की उनके फिजिकल फीचर्स के बेस पे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लर्निंग बाय डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट लर्निंग, या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इनमें से जो सही, अब हम जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं क्लासेस के बेस पे, उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अगर उनको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो तभी कर सकते हैं ना जब ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा है और उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज हो कि शेप क्या है, साइज क्या है, या कुछ इस तरीके से, मतलब उसके बारे में, दो चीज़ों के बारे में कंप्लीटली हमें पता हो, तभी हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा लर्निंग बाय डिस्क्रिमिनेशन, दो चीज़ों को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट, ये गाइस आज के जो हमारे 15 क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, ये DSSB में आया था PRT के लिए। सो क्वेश्चन है द इनअप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मोटिवेशन इज। मोटिवेशन के लिए इनअप्रोप्रिएट मेथड क्या है। चार ऑप्शंस हैं, पनिशमेंट, प्रेज एंड ब्लेम, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, कंपटीशन।
तो इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और मोटिवेशन के बारे में आपको जितना पता है उतना लिख दीजिए। Thank you for watching my video. If you like it, then please subscribe my channel, like and share also with your friends, and keep learning with Kiran Huda. Thank you.